ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 5, द कोड ऑन वेजेस 2019। अब ये बेसिकली एक्ट क्यों पास किया बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में क्या हुआ, वेजेस के बारे में वर्कर्स के दिमाग में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सवाल थे कि सर हमको वेजेस कितना मिलना चाहिए मिनिमम, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर सकता है। तो अपने इंडिया में इसके लिए बहुत सारे एक्ट्स थे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट था आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था 1936। फिर मिनिमम ऑफ वेजेस एक्ट था 1948। फिर उसके बाद बोनस एक्ट था 1965। एंड देन उसके बाद इक्वल रेम्यूनरेशन 1976 था। तो ये टोटल 4 एक्ट थे जो बहुत कंफ्यूज करते थे। दिमाग में समझ नहीं आता था भाई साहब कितना वेजेस मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। मतलब वर्कर्स जो थे ना बेसिकली उनको बहुत कंफ्यूजन होता था कि ये सब 4 4 एक्ट है, कितना दिक्कत होता था। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया हटाओ इस 4 एक्ट को, हम एक नया एक्ट लेके आएंगे, इसका नाम होगा द कोड ऑन वेजेस 2019। इसको बहुत सिंप्लीफाइड किया है, बहुत अच्छा किया है और बहुत सिस्टमेटिक किया है। और बच्चों मैं आपको कहता हूँ एग्जाम में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बनता है और जो हमेशा बनता है, आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लेना या लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इसके फीचर्स क्या है। इसके फीचर्स क्या है, 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। आप देखिए यहाँ पे एक सिस्टमेटिक चीज़ पढ़ी है आप, आपके यहाँ पे फीचर्स देखिए कैसे दिए मॉडल में। मॉडल में जो फीचर्स है ना बहुत आपको अजीब दिए होंगे, ऐसा ऐसा दिया होगा फीचर्स। तो मैंने इसको सीधा पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया अपने फीचर्स। यस यस राइट आकाश, अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था। तो देखिए ये एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ कोड ऑन वेजेस 2019, क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट फीचर याद रखना बच्चों, इसको आप खा लीजिए पी लीजिए कुछ भी कर लीजिए, इसको याद करना ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये नोट्स दे रहा हूँ ऑलरेडी। अपन फास्ट ट्रैक सीरीज में मैं आपको पूरा बेसिक से एडवांस पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरा डायरेक्ट एडवांस में जा रहा हूँ कि ठीक है ये आप कर लीजिए ये ऐसा होगा। मैं आपको एक एक वर्ड पढ़ के बता रहा हूँ, मॉडल के हिसाब से जा रहा हूँ। प्लस अपन ये सब कुछ पढ़ रहे हैं फास्ट ट्रैक बैच में। नाम फास्ट ट्रैक बैच है बट ये अपन एकदम सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं। और लास्ट इसका तो आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी किया 1 2 क्वेश्चन का। अभी अपन क्या करेंगे, जैसे आपने ये चैप्टर के बीच में सैटरडे या संडे को, या संडे को मेरा प्लान है एक्स्ट्रा आंसर राइटिंग सेशंस अपन लेने वाले हैं। संडे को मैं ग्रुप पे डाल दूंगा एक पोल कि आपको कब टाइम है, तो संडे को अपन एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सबसे मेन फीचर्स की बच्चे इसमें। तो सबसे पहले फर्स्ट जो वर्कर्स उनको मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए भाई साहब, कम से कम इतना तो वेजेस मिलना चाहिए। नहीं तो पहले का जमाना में 50 रुपये में काम करते थे वर्कर्स, अब वैसा नहीं चाहिए सर हमको। फ्लोर वेजेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। सर ये फ्लोर वेजेस क्या होता है, ध्यान सुनना बच्चों। फ्लोर वेजेस का मतलब क्या होता है सर, ये फ्लोर वेजेस का मतलब होगा कि एक बेस होगा। क्या होगा बच्चों, एक बेस होगा। और ये बेस कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि भाई साहब पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये फ्लोर वेजेस कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। फ्लोर वेजेस का मतलब होगा ये मिनिमम बेस होगा, इसके नीचे आप जा ही नहीं सकते भाई साहब। बट ये क्या होगा, जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से चेंज होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र में, नॉर्थ ईस्ट साइड में कम होगा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे डिमांड नहीं है। तो बाकी स्टेट में ज़्यादा हो सकता है, उस स्टेट में कम हो सकता है। तो ये जो फ्लोर रेट होता है ना, ये बेसिक रेट होता है, ये बेस रेट होता है। इससे आपको आगे बढ़ना है, इससे कम नहीं हो सकता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बेस लाइन फिक्स करेगा। ये बेस लाइन है भाई साहब, ये फ्लोर वेज है, इसके नीचे कोई नहीं जाएगा। तो ये एक बार डिसाइड कर लिया ना, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि मिनिमम वेजेस कितना देना है। तो ये स्टेट कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट। फ्लोर वेजेस कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर फ्लोर वेजेस डिसाइड किया तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, अपने हिसाब से मिनिमम वेजेस डिसाइड करता है, मिनिमम कितना मिलना चाहिए। तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को डिसाइड करेगा, फ्लोर वेजेस से नीचे नहीं आना है। मतलब अगर फ्लोर वेजेस आपका 100 रुपये है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला महाराष्ट्र में फ्लोर वेजेस 100 रुपये होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होगा महाराष्ट्र का, वो जो मिनिमम वेजेस डिसाइड करेगा ना, वो 100 या 100 से ज़्यादा होना चाहिए। कि भी मेरे वर्कर्स को यहाँ पे कम से कम 150 रुपये देना चाहता हूँ, चल सकता है बट 100 से कम नहीं होना चाहिए। दैट इज फ्लोर वेजेस। सबको समझा क्या फ्लोर वेजेस क्या होता है, मिनिमम वेजेस क्या होता है। कितना ईजी चैप्टर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, इसमें से 20 में से 20 मार्क मिलेंगे आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आकाश, वर्खा, वैष्णवी, सबको क्लियर है। फ्लोर वेजेस का मतलब क्या होता है, मिनिमम वेजेस का मतलब क्या होता है। चलिए, स्टेट्स कैन नॉट गो बिलो, तो फ्लोर वेजेस मैंने बोला था आपको। वेजेस बेस्ड ऑन द स्किल एरिया वर्क्स कंडीशंस, उसके हिसाब से होगा। देन नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन,
कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पे इक्वल वेजेस मिलेंगे सबको, सेम काम होगा ना तो सेम वेजेस मिलेंगे, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉइज फॉर वेज पेमेंट, ओवर टाइम पेड एट डबल रेट। जो ओवर टाइम मिलेगा ना आपको, ओवर टाइम मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 घंटे काम करना चाहिए एक दिन में, अगर आपने 10 घंटे काम किया ना, जो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, अगर आपको 1 घंटे का 100 रुपये मिलता ना, आपने 8 घंटे काम किया, बट 8 घंटे के बाद भी आप 2 घंटे और काम किया एक्स्ट्रा, तो उस 2 घंटे का 200 नहीं मिलेगा, 400 मिलेगा, डबल मिलता है, याद रखना। एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट, इंस्पेक्टर रिप्लेस बाय इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर। पुराने एक्ट में इंस्पेक्टर था, नाम सुन के डर लगता था, इंस्पेक्टर आने वाला भाई साहब। अभी के नए कोड में लिखा है इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर, ये आपको फैसिलेट करेगा, ये आपको कोऑपरेट करेगा। पहले का इंस्पेक्टर प्रोहिबिट करता था, रिस्ट्रिक्शन डालता था, डराता था, अभी ये फैसिलेट करेगा, प्रमोट करेगा, आपको नॉलेज देगा। फर्स्ट टाइम ऑफेंस कैन बी कंपाउंडेड, अगेन सेम, यहाँ पे भी क्या होगा, ऑफेंस कंपाउंडेड किया जाएगा। कौन से ऑफेंस कंपाउंडेड किए जाएंगे बच्चों, जहाँ पे सिर्फ फाइन्स होगा, या जहाँ पे फाइन्स और इम्प्रूवमेंट होगा, फाइन्स और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वहाँ पे भी कंपाउंडिंग हो सकता है। एंड लेस पनिशमेंट फॉर मोर कंप्लेंट्स, लेस पनिशमेंट फॉर मोर कंप्लेंट्स, ये इसका मेन फीचर है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द वेज कोड ऑन 2019, द वेजेस कोड ऑन 2019 के ऊपर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये कम से कम 5 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछते हैं, कोड ऑन वेजेस 2019, समझा आपको। चलिए, अब ये एप्लीकेबल कहाँ पे होता है बच्चों, अगर मैं बात करूँ इसके एप्लीकेबिलिटी की, ये एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया के लिए, एप्लीकेबल होता है, पूरे इंडिया में चालू है भाई साहब। डिफरेंट सेक्शंस इफेक्टिव फ्रॉम 21 नवंबर 2025 से ये आपको इम्प्लीमेंट किया गया है। बट आपके दिसंबर में एग्जाम में नहीं था लास्ट वाले, क्योंकि ऑब्वियस बात है नवंबर में आया तो दिसंबर में नहीं होगा, 6 महीने तो लगता है, इसलिए आपको जून में आया ये। चलिए, अब अकाउंटिंग ईयर का होता है बच्चों, अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, और इसमें आपको बोर्ड अपॉइंट किए जाएंगे। इसमें एडवाइजरी बोर्ड होगा, सेंट्रल या स्टेट बोर्ड भी हो सकता है इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी किया जाएगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपन बचपन से पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्री अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट है। अगर फैक्ट्री स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है तो स्टेट गवर्नमेंट कौन है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। अगर आपकी फैक्ट्री मोर देन 2 स्टेट में, 1 स्टेट में ज़्यादा, एक स्टेट से ज़्यादा 2 स्टेट में फैक्ट्री आता है, तो उसे अपन सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेंट्रल फॉर रेलवे, माइंस, बैंकिंग, टेलीकॉम, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, एंड बाकी के लिए कौन होगा, स्टेट्स होगा। ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कॉन्ट्रैक्ट एंड देखिए, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, तो कॉन्ट्रैक्टर सप्लाइज लेबर, डज वर्क, नॉट सिंपल गुड सप्लायर। देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर मीन्स वर्क्स हायर थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर, इंक्लूड इंटरस्टेट वर्कर्स। बच्चों में सिंपल से बताता हूँ, इंटरस्टेट वर्कर्स कौन होते हैं पता है, वो इंटरस्टेट वर्कर जिनका पेमेंट वेजेस कितना होगा, अप टू 21,000, ये अपन ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा। इंटरस्टेट वर्कर्स कौन होते हैं, ऐसे इंटरस्टेट वर्कर्स जिनका पेमेंट 21,000 रुपीज़ होता है, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको अलाउंस मिलना चाहिए जाने के लिए घर पे, ये अपन ने पढ़ा था, है ना। सिर्फ इसमें एक्सक्लूड किसको किया है, परमानेंट वर्कर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। मतलब भाई साहब, जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, जो सप्लाई करता है वर्कर्स को फैक्ट्री के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को भी इंक्लूड किया है, बट उन वर्कर्स को इंक्लूड किया है जो फैक्ट्री के उस प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम के लिए काम करते हैं। बट कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई परमानेंट वर्कर्स है, बहुत सालों से उसके साथ से ही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर आएगी, वो एम्प्लॉय के ऊपर नहीं आएगी, फैक्ट्री के ऊपर नहीं आएगी। इसलिए वहाँ पे उनको एक्सक्लूड किया है कि जो परमानेंट एम्प्लॉय ये होंगे ना वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के, तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स की ड्यूटी है, वो आपकी है परमानेंट, हमारे नहीं है। हमारे यहाँ जो टेम्प्रेरी काम करता है हम उसको बेनिफिट देंगे, समझा कि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और मैं आपको और एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए खास गुड न्यूज़ बना रहा हूँ। मैंने आपके लिए इसके हैंड रिटन नोट्स बनाए इस चैप्टर के लिए खास। इस चैप्टर में ऐसे 4-5 चैप्टर है, उसका एक चैप्टर मैं आज आपको रिलीज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइप का टीचर हूँ जो मैं पहले करता हूँ काम, फिर आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि पहले बताऊँगा फिर बाद में डिनाई करूँगा। ये देखिए, मैंने ये कोड ऑफ वेजेस का 2019 का ये पूरा हैंड रिटन नोट्स है, सबका सब पूरा हैंड रिटन नोट्स है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपने सिर्फ 2499 भरा है, मैं उसमें बहुत कुछ देने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे पता है एक CS एस्पिरेंट के लिए क्या क्या मिलना चाहिए, ये उसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये देखिए, कोड ऑन वेजेस 2019, तो ये मैंने बहुत मेहनत करके बहुत टाइम दे के मैंने इसका हैंड रिटन नोट्स बनाया ये पूरा। और इसमें आप अगर आप ओपन करके देखोगे जो अपन ने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है देखिए, सेम टू सेम है कि नहीं इसके अंदर, मुझे बताइए।
enacted in 2020, provision related to payment of wages, overtime bonus, minimum wages, wages related matters. दो कोड सभी उन किसको कौन से 4 एक्ट को इन्होंने कैंसिल करी है? ये 4 एक्ट से, वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। पर्पस ऑफ द कोड क्या है? देखिए मैंने पर्पस भी लिख दिया है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने सभी का सभी काम करके रख दिया आपके लिए। तो मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, ये जैसी हो जाएगा अपना मैराथन इस पे ही होगा, रिवीजन बैच होगा, सब कुछ मैं सिस्टमेटिक देने वाला हूँ। बट क्या होता है ना, एक CS एस्पिरेंट के मन में ऐसा होता है कि मॉडल ही से पढ़ना चाहिए, कई पॉइंट्स तो नहीं भूल जाएगा, एक आधा कोई पॉइंट्स या कोई पेज तो सर ने नहीं भूल गया ना सर पढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मॉडल से पहले पढ़ लेंगे, देन उसके बाद जैसे अपने पास कम दिन बचेंगे, मतलब 10 मई के आसपास अपना अगर सिलेबस खत्म हो जाता है, 15 मई तक, तो फिर अपन नेक्स्ट 3-4 दिन में पूरा इसको रिवाइज कर देंगे। देन आप यू कैन टेक अ प्रिंट 15 के बाद, 15 मई के आप इसकी प्रिंट निकाल सकते हो एंड इससे आप पढ़ सकते हो। मतलब मैंने ये बहुत इसके लिए मेहनत किया है, ये नोट्स के लिए। अब देखिए दिन रात पर्पस ऑफ द एक्ट क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैं बोला ये जो चैप्टर ना, इस पर 20 मार्क में कंफर्म देगा, आपको लिख के दूंगा। ये नोट्स आपने अगर प्रिंट किया ना, ये जो नोट्स है प्रिंट करके लेके जाने का, एग्जाम में लेके बैठने का, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछता है कि स्पेशल पर्पस ऑफ द कोड एक्ट, इस एक्ट का स्पेशल पर्पस क्या है। और ये आप क्वेश्चन पेपर आपके मॉडल के नीचे भी दिया है। प्लस मैं आपको क्या कहूँ, जो CMA इंटर फाइनल में बच्चे ना इंटर में, उनको भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है। मतलब आप सोचिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, is this note same as notes which from you are teaching now? Yes, Yukriti, notes are same, but इसमें क्या है थोड़ा सा और रिवीजन फेज में, मतलब वो कैसा होता है वर्ड फॉर्मेट में है। तो अभी जैसे मुझे कुछ समझना जल्दी से फास्ट रिवाइज करना है कि ये कोड क्या इंश्योर करता है, खत्म, इसके नीचे डायग्राम में 3 पॉइंट्स। तो ये इसका थोड़ा इसे बेटर वर्जन है एज कम्पेयर टू वो वाला नोट्स। मैं आपको सभी दूंगा क्योंकि मैंने आपको वादा किया उस फीस में, तो ये मैंने सभी दूंगा, तो इसका टेंशन मत लीजिए आप। मैं सिर्फ आपको बताऊँ कि इसमें क्या क्या मैंने किया है। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ऐसे बहुत सारे मैंने किए हैं। या तो सिर्फ मैंने आपको एक चैप्टर का दिखाया कोड ऑन वेजेस एक्ट। अगर आप मेरा यहाँ पे एक ये दिखोगे तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मैंने ना बहुत सारा किया है। इवन पुराना फैक्टरीज एक्ट क्या था वो भी मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए, अपन करेंगे सब बेहतर करेंगे। सिर्फ आप जो डेली अपन पढ़ रहे हैं ना उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, जो अपना डेली का चालू है सिर्फ पढ़ते रहिए, जो डेली अपन पढ़ रहे हैं। एंड कोई डाउट्स है तो मुझे बताते जाइए, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको नोट्स शेयर करते जाऊँगा। चलिए ठीक है, चलिए। अब बच्चों एम्प्लॉय का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कौन से एम्प्लॉयज़ को कवर किया गया है? तो ये बात करता है बच्चों एनी पर्सन वर्किंग फॉर वेजेस इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ वर्क। इसमें देखिए सबसे पहले फर्स्ट इसमें एक्सक्लूड किसको किया है? इसको एक्सक्लूड किया है अप्रेंटिस एंड आर्म फोर्सेस को एक्सक्लूड किया है। जो अप्रेंटिस होता है और जो आर्म फोर्सेस में होता है उसको एक्सक्लूड किया है। आपने देखा इसके ऊपर केस लॉ भी पढ़ा था, आपने 2024 का 25 का क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें केस भी पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, चलिए। एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है बच्चों? एम्प्लॉयर मतलब पर्सन्स एम्प्लॉइंग द वर्कर्स, जो वर्कर्स को अपॉइंट करता है। इंक्लूड्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्यों इंक्लूड किया है? अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फैक्ट्री है, आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो एनी फैक्ट्री, एनी एस्टेब्लिशमेंट विच बिलोंग टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट, सो इन दिस केस हु इज द एम्प्लॉयर? सो इन दिस केस द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो हेड होगा ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है। या तो लोकल अथॉरिटी हो सकता है, अगर कोई आपकी फैक्ट्री लोकल अथॉरिटी में आती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आती है, तो उस केस में लोकल अथॉरिटी के अंडर आएगा। तो इस केस में CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी। इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आता है। समझा आपको? तो उसे आप एम्प्लॉयर कह सकते हो, उसे क्या कह सकते हो? एम्प्लॉयर कह सकते हो। ठीक है। देन इंक्लूड्स फैक्ट्री ऑक्यूपायर्स। फैक्ट्री का जो ऑक्यूपायर हो सकता है, ओनर कहते हैं इसे, मैनेजर कह सकते हैं। मैनेजर कहाँ पे आता है बच्चों? अपने पढ़ा था मैनेजर के केस में आपको माइंस के केस में आता है। माइंस के केस में आपको मैनेजर को अपॉइंट करना पड़ता है, क्योंकि माइंस के केस में क्या होता है, जो आपका ओनर होता है ना, ओनर अलग होता है एंड माइंस का मैनेजर अलग होता है, क्योंकि मैनेजर बनने के लिए आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। बट अगर आपके ओनर के पास वो क्वालिफिकेशन है तो आपका ओनर मैनेजर भी बन सकता है इसका। तो मैनेजर और ओनर अलग अलग है, ये अपन ने 3rd चैप्टर में पढ़ा है सप्लीमेंट से। ठीक है। अगर इन केस एम्प्लॉय की डेथ होती है देन उसका कौन आएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा इस केस में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई भी बिजनेस और इंडस्ट्री कैरी की जाती है, एक्टिविटी की जाती है। इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इसके अंडर आता है।
आपने डिस्प्यूट पढ़ा था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है बच्चों, लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसके बीच में होता है, एम्प्लॉयर एंड वर्कर के बीच में होता है। किसके बारे में हो सकता है सर, डिसमिस कर दिया, एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया, रिट्रेंच कर दिया, टर्मिनेट कर दिया आपको। यहाँ पे मिनिमम वेज कौन फिक्स करेगा, यहाँ पे मिनिमम वेज फिक्स करेगा आपका गवर्नमेंट। मिनिमम गवर्नमेंट मतलब ये कौन होगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। कौन होगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा जो मिनिमम वेजेस डिसाइड करेगा। ठीक है। देन ये बात करता है सेम स्किल एफर्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सेम काम दिया है, सेम काम के लिए सेम वर्क होगा, सेम पेमेंट होगा, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। अगर स्मॉल डिफरेंसेस है वो इग्नोर किया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। वेजेस में क्या क्या इंक्लूड करना है बच्चों, वेजेस में सबसे फर्स्ट आपका बेसिक वेजेस आएगा, प्लस डियरनेस अलाउंस आएगा, एंड तीसरा रिटेनिंग अलाउंस। ये तीन चीज़ें याद रखना हर जगह पे। वेजेस में सिर्फ तीन चीज़ें आएगी, बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस। इसमें क्या क्या एक्सक्लूड किया है सर, ये सब कुछ एक्सक्लूड है। तीन चीज़ें अगर आपने याद कर लेना वो, बाकी ये सब कुछ एक्सक्लूड है, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस, ये अगर याद कर दिया तो ये बाकी सब कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब एक्सक्लूड है। चाहे वो हाउस फैसिलिटी हो सकता है, बोनस हो सकता है, कन्वीनियंस हो सकता है, स्पेशल एक्सपेंसेस हो सकता है, या अवार्ड एक्सपेंसेस हो सकता है, पेमेंट हो सकता है, या ओवर टाइम एक्सपेंसेस हो सकता है। ये सब कुछ इसके अंडर क्या करना, आपको एक्सक्लूड करना है। सिर्फ उन तीन चीज़ों को याद रखना। ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ। अगर जितने भी अलाउंसेस है, जितने भी आपको अलाउंसेस दिया ना, हाउस रेंट अलाउंस, कोई दूसरा स्पेशल अलाउंस दिया है, वो अगर फॉर एग्जाम्पल 50% से एक्सीड करता है, कितने परसेंट से एक्सीड करता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो 50% से एक्सीड करता है, देन वो वेजेस का पार्ट माना जाएगा। देन वो वेजेस का पार्ट माना जाएगा। ध्यान सुनना, अगर आपके अलाउंसेस 50% ऑफ वेजेस से ज़्यादा आएंगे तो उसका मतलब उसे वेजेस का पार्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, वेजेस का पार्ट माना जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे बोला बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको इक्वल वेजेस काउंट करना वर्कर्स का, कि कितना इक्वल वेजेस काउंट करना है, कि किसको कितना इक्वल वेजेस मिलता है, क्या अमाउंट है, तो उस केस में ना आपको 2-3 अलाउंस ऐड करने पड़ते हैं। जैसे कन्वीनियंस अलाउंस हो सकता है, ओवर टाइम हो सकता है, ये कुछ 2-3 अलाउंस है जो आपको ऐड करना पड़ता है, उसके बाद इक्वल वेजेस आता है। बट अगर ये अलाउंसेस, अगर ये 15% से भी ज़्यादा होते हैं ना, कितने परसेंट से, 15% से ज़्यादा, तो वो भी वेजेस के पार्ट माने जाएंगे। 2-3 अलाउंस है, एक होता है कन्वीनियंस अलाउंस, एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक दूसरा होता है हाउस रेंट अलाउंस। ऐसे 3 अलाउंसेस है। अगर ये 3 अलाउंसेस फॉर एग्जाम्पल 15% से ज़्यादा होते हैं, 15% से, तो ये वेजेस का पार्ट ही माने जाते हैं। क्योंकि इक्वल वेजेस करने के लिए इसको निकालना पड़ता है। आगे दिया है तो अब ये सिर्फ नॉर्मल मैं आपको डेफिनेशंस पढ़ रहा हूँ, आगे डिटेल में दिया है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि अगर फॉर एग्जाम्पल जितने भी अलाउंसेस है, अगर वो अलाउंसेस 50% से एक्सीड करते हैं, कितने परसेंट, 50% से अगर एक्सीड करते हैं, तो वो वेजेस के पार्ट माने जाएगा। किसका पार्ट माना जाएगा, वेजेस का पार्ट माना जाएगा। आज ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, इसका मैं आपको एक छोटा सा पार्ट दिखाता हूँ कि वेजेस का कैलकुलेशन कैसे करना है। अपना आगे दिया है बट फिर भी मैं आपको बताऊँ कि देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये जो अपने अभी वेजेस अलाउंसेस पढ़े ना, अगर ये 50% से ज़्यादा होते हैं देन ये वेजेस का पार्ट माना जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगर आपको इक्वल वेजेस काउंट करना है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी 8 घंटे काम करो, आप भी 8 घंटे काम करो, आप भी 8 घंटे काम करो, सेम काम है, तो अपन तीनों का सेम वेजेस आना चाहिए ना। अब तीनों का सेम वेजेस कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, आपको 3 अलाउंसेस ऐड करने पड़ेंगे। कौन से 3-4 अलाउंसेस, एक आपका कन्वीनियंस अलाउंस, इसको ऐड कर दीजिए। दूसरा हाउस रेंट अलाउंस ऐड कर दीजिए। एंड तीसरा, अगर कोर्ट के थ्रू कोई सेटलमेंट हुआ है या कोई अवार्ड मिला है ट्राइब्यूनल के थ्रू, आपको कुछ पैसा मिला, कुछ भी मिलेगा, उसको ऐड कर दीजिए। एंड ओवर टाइम अलाउंस, ये 4 चीज़ें आपको ऐड करनी है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा बेसिक वेजेस 50 है, आपका बेसिक वेजेस 60-50 जितना भी हो सकता है, आपका बेसिक वेजेस कितना भी 50-60 हो सकता है, तो इन सब का बेसिक वेजेस ले लेना, उसमें ये 4 अलाउंस ऐड करना। कौन से, कन्वीनियंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कोई रेम्यूनरेशन मिला होगा सेटलमेंट के थ्रू, या ओवर टाइम अलाउंस। इसको ऐड करने के बाद आपका जो वेजेस है एंड सामने वाले का वेजेस इक्वल पोजीशन पे आ जाओगे। तो अगर आपको इक्वल वेजेस करना है तो ये चार अलाउंसेस को आपको ऐड करना पड़ता है टू फाइंड आउट द इक्वल वेजेस। बट अगर ये जो वेजेस है ना, ये जो 4 अलाउंसेस है ना, ये 4 अलाउंसेस, ये अगर 15% से एक्सीड करते हैं, मतलब मेरी सैलरी अगर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये, आप एग्जाम्पल, मेरी सैलरी कितनी है, 100 रुपये, एंड मेरे ये 4 अलाउंसेस फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये आता है, ये 4 अलाउंसेस मेरे 20 रुपये आ गए, मतलब मेरा जो अलाउंसेस ये 4, ये 15% से एक्सीड कर रहा है, तो इसका मतलब ये वेजेस का पार्ट माना जाएगा। तो मैं ये नहीं कह सकता मेरा वेजेस 100 रुपये, तो मेरा वेजेस बन जाएगा 120 रुपये। इस पर आपका कैलकुलेशन होगा फिर आगे।
समझा गया आपको? तो ये ऐसा कैलकुलेट करना पड़ता है अगर टू फाइंड आउट द इक्वल वेजेस। एंड अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, जनरली अगर आप बेसिक वेजेस काउंट करना चाहते हो तो उसमें ये अलाउंसेस नहीं आते, कोई भी अलाउंसेस नहीं आता है। बट ये पूरे टोटल सब अलाउंसेस मिला कर अगर 50% से ज़्यादा हो रहा है, मतलब मेरी सैलरी बेसिक 100 रुपये, एंड ये अलाउंसेस ये अलाउंसेस की अकाउंट 100 रुपये आ रहा है, तो इसका मतलब मोर देन बेसिक वेजेस है, 50% से ज़्यादा है, तो इस केस में आपको ये वेजेस का पार्ट माना जाएगा। मतलब अगर मेरा वेजेस अगर 100 रुपये है एंड ये अलाउंसेस पकड़ के 100 रुपये आ रहा है, इसका मतलब ये 50% से ज़्यादा है, क्योंकि मेरा वेजेस 100 रुपये, 50% कितना आएगा, 50 रुपीज़, तो मुझे अलाउंसेस कितना मिलना चाहिए था, 50 रुपीज़ मिलना चाहिए था। बट ये 50 रुपीज़ से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, तो ये अलाउंसेस आप वेजेस का पार्ट माना जाएगा। मतलब कोई मुझे पूछेगा आपका वेजेस कितना है, तो मैं 100 नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा 200 रुपये। समझा क्या आप लोगों को ये? हाँ आकाश, हाँ सॉरी, 15% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। इफ रेम्युनरेशन इन काइंड वैल्यू अप टू 15% ऑफ टोटल वेजेस शैल डीम टू बी फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द वेजेस। ठीक है, 15% के अगर अंदर रहेगा देन आप इसको पार्ट ऑफ वेजेस का माना जाएगा 15%। बट इस केस में अगर 50% से एक्सीड होगा देन ये वेजेस का पार्ट। इसका बेनिफिट, इसका फ़ायदा क्या पता है कि आपको, अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसको वेजेस में ऐड करोगे ना, तो आगे के जो कैलकुलेशंस होंगे ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट चेक करेगा आपको बेसिक वेजेस उतना मिलना चाहिए, मिनिमम वेजेस उतना मिलना चाहिए, तो मिनिमम मुझे कितना मिलता है, मैं क्या बोलूँगा 100 रुपये मिलता है। बट आपके अलाउंसेस ज़्यादा आ गए ना आपको, तो अलाउंसेस भी ऐड कर दीजिए, फिर 200 हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको वेजेस ज़्यादा मिलता है, तो ये मत कीजिए कि मुझे कम मिलता है, कम मिलता है। तो जनरली वो कैलकुलेशन करने के लिए वो पूरा करना पड़ता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझे यहाँ तक? सबको क्लियर यहाँ तक? क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए, अब मैं बात करूँ तो बच्चों नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वर्कर। अब वर्कर का मतलब क्या बच्चों, पर्सन डूइंग एनी वर्क इन इंडस्ट्री। इसमें किसकी बात की है, जर्नलिस्ट की बात की है। सेल्स एम्प्लॉयज़ भी अपन ने पढ़ा था, सेल्स एम्प्लॉयज़ मतलब कौन, जिनका पेमेंट कितना है 21,000 रुपीज़ है, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। देन डिसमिस वर्कर्स भी है, डिस्प्यूट के लिए उन्होंने डिसमिस कर दिया, उनको भी इंक्लूड किया है। सर यहाँ पे किसको एक्सक्लूड किया है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अप्रेंटिस वालों को एक्सक्लूड किया है, आर्म फोर्स को एक्सक्लूड किया है, पुलिस को, प्रिजन स्टाफ्स को, मैनेजर एम्प्लॉयज़ को, हाई पेड सुपरवाइजर्स, इन सबको एक्सक्लूड किया इस डेफिनेशन से। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, बात करेंगे इसके। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, यहाँ पे क्या प्रोहिबिट करना है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हर वर्कर सेम काम कर रहा है, सिमिलर काम कर रहा है, तो याद रखना कोई भी डिडक्शन वहाँ पे अलाउड नहीं होना चाहिए टू मेंटेन द इक्वालिटी। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 200 रुपये मिलता है एंड किसी को 100 रुपये मिलता है, तो मेरा कम कर दीजिए 100 रुपये, नहीं भाई साहब, इक्वल मेंटेन कीजिए। अगर इक्वल करने के लिए किसी को कम मत कीजिए, उसको बढ़ाइए ना, फिर कम क्यों कर सकते हो, तो बढ़ाना भी ऑप्शन हो सकता है आपके पास। नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस। रिक्रूटमेंट करते समय कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, मेल फीमेल, ये नहीं कर सकता, ये कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे अलाउड नहीं है। सिर्फ आपको पता है एक्सेप्शन कौन से केस में अलाउड है, अगर कोई हजार्डस नेचर का काम है एंड वहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर्स की ज़रूरत है, तो उस केस में डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, तो आप फीमेल को नहीं अपॉइंट कर सकते हो, दैट इज़ फाइन। ठीक है, एंड ये डिस्प्यूट कौन डिसाइड करेगा, अथॉरिटी नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अथॉरिटी कौन होता है, ये सेक्रेटरी होते हैं यूपीएससी लेवल के, एंड इनके ऊपर होता है एप्लेट अथॉरिटी, जो डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है। देन एम्प्लॉयर मस्ट पे एटलीस्ट मिनिमम वेजेस। एम्प्लॉय ने क्या पे करना चाहिए, मिनिमम वेजेस को पे करना चाहिए। अब इसका मेथड क्या है, कैसे फिक्स किया जाएगा मिनिमम वेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फिक्स कैसे किया जाता है मिनिमम वेजेस को। देखिए बच्चों, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करता है, चाहे स्टेट हो सकता है चाहे सेंट्रल हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि आपका एस्टैब्लिशमेंट किसके अंडर आता है। तो ये टाइम के बेसिस भी हो सकता है, पीस के बेसिस पे भी हो सकता है। अगर पीस के बेसिस पे तो मेक श्योर दैट कि उसको मिनिमम इतना मिलना ही चाहिए, घंटे के हिसाब से हो सकता है, मंथली हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल हो सकता है, वर्किंग कंडीशंस हो सकता है, बट उतना मिनिमम रेट उसको मिलना ही चाहिए जो इस कोड के अंदर प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, अब ये जब आप कंपोनेंट्स क्या क्या लोगे मिनिमम वेजेस का, ये कंपोनेंट्स फिक्स है अपना,
बेसिक प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, बेसिक आएगा प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस आएगा, प्लस कोई कंसेशन दिया है, फूड कंसेशन, जैसे खाना खाने के लिए 100 रुपये का खाना है, 50 रुपये डिस्काउंट दे दिया, कंसेशन दे दिया, तो वो उसके अंडर ऐड किया जाएगा। प्लस ऑल इंक्लूसिव वेजेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेटेड बाय अथॉरिटी, तो इसके अंदर एक अथॉरिटी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैलकुलेट करता है। तो सिंपल सी बात रखना, बेसिक वेजेस आएगा प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस आएगा, एंड तीसरा आपका आएगा कौन सा, कोई भी कंसेशन अगर आपने दिया होगा, फूड कंसेशन या कोई भी, उसको ऐड करना है, तो वो आएगा आपका मिनिमम वेजेस। उतना मिनिमम वेजेस आपको मिलना ही चाहिए फैक्टर में, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, कैसे फिक्स किया जाएगा, व्हाट इज द प्रोसेस। तो देखिए, ये फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे कमिटीज़ को अपॉइंट कर सकता है। तो गवर्नमेंट कैन अपॉइंट द कमिटी भी कर सकता है, या तो फॉर एग्जाम्पल नोटिफिकेशन मेथड हो सकता है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर सकता है पब्लिक में, जिसमें लोग कमेंट कर सकते हो, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, फिर उसको चेंज करके आप पब्लिश कर सकते हो, तो ये नोटिफिकेशन मेथड होता है। जो कमेटी अपॉइंट किया जाएगा उसमें इक्वल नंबर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ भी होंगे, एम्प्लॉयज़ भी होंगे, कोई एक्सपर्ट्स भी होंगे वहाँ पे, इंडिपेंडेंट पर्सन्स भी होंगे, देन इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होंगे 1/3। कितने होते हैं इंडिपेंडेंट पर्सन्स, 1/3 होते हैं। एंड फाइनल वेजेस को नोटिफाई करता है, गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, एंड ये इफेक्टिव कब से होता है, आफ्टर 3 मंथ्स। जिस दिन नोटिफिकेशन इशू करते हैं, नोटिफिकेशन इशू होने के बाद 3 महीने के बाद ये इफेक्टिव होता है। तो ये क्या कर सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं। ये एडवाइस किससे ले सकते हैं सर, एडवाइजरी बोर्ड से ले सकते हैं। एडवाइजरी बोर्ड होती है जो एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कि आपने इतना वेजेस करना चाहिए। और आपको पता है मिनिमम वेजेस को रिवाइज किया जाता है 5 साल में। कितने साल में, 5 साल में मिनिमम वेजेस को रिवाइज किया जाता है बच्चों। तो मैं अगर सिंपल चीज़ कहूँ ना कि गवर्नमेंट को आप फॉर एग्जाम्पल मिनिमम वेजेस को रिवाइज करना है, तो उसके पास क्या मेथड है, क्योंकि गवर्नमेंट को 5 साल में रिवाइज करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन होता है, वो कमेटी के थ्रू जा सकता है, बाय अपॉइंटिंग ए कमेटी। वो कमेटी एक ड्राफ्ट प्रपोजल देगा, क्या देगा, वो ड्राफ्ट देगा, प्रपोजल देगा। या तो दूसरा मेथड हो सकता है, आप सीधा नोटिफिकेशन इशू कीजिए आपकी वेबसाइट पे, एंड फिर लोगों से ऑब्जेक्शन मांगिए। अगर अप्रूव हो जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तो उसको खत्म कर दीजिए, उसको नोटिफाई कर दीजिए। एंड जब भी आप नोटिफिकेशन अपलोड कर दोगे, इसके इमीडिएटली 3 महीने के बाद ये इफेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। और इस केस में एडवाइजरी बोर्ड क्या कर सकता है, इनको एडवाइस भी कर सकता है। समझा क्या आप लोगों को। तो कल अपन ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, कल इस चैप्टर को अपन सीक्वेंस वाइज जाएंगे। बट याद रखना बच्चों, क्लास प्लस ऐप का मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे, प्लीज़ उसको पहले ख़त्म कर दीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें पूरे लेक्चर्स अपलोड करने वाला है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी उसमें होगा, क्योंकि अपने अभी 4th चैप्टर भी खत्म हुआ है, तो उसका भी टेस्ट सीरीज उसमें अपलोड हो जाएगा। उसका फ़ायदा है कि उसमें टाइम लिमिट होगा, तो आप सिस्टमेटिकली दे सकते हो वो टेस्ट सीरीज। उसमें टाइम लिमिट होगा, आपको अपलोड करने का चांस होगा, एंड बाकी सब उसमें फीचर्स होंगे, उसमें नोट्स वगैरह सब अपलोड होंगे। तो आज का सेशन समझा आपको। अभी अपन क्या करेंगे, इस सैटरडे को ना मैं एक स्पेशल अपन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे सैटरडे संडे को। जितने भी केस लॉज है लास्ट ईयर के इन 2 चैप्टर्स पे, वेजेस वाले एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड वाले, वो अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोई डाउट हा तो मुझे बताते रहिए। मैं हमेशा आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ। एंड आप मुझे अगर अच्छा लगा सेशंस तो आपको दोस्तों को भी बताइए जो लोग CS प्रोफेशनल में है, जिनको करना है लेबर लॉज, उन्होंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है। और थोड़ा सा मुझे भी प्रमोट कीजिए, ताकि आप भी बढ़ोगे, मैं भी बढ़ूंगा, सभी बढ़ेंगे अपन एक साथ। ऐसे ही करो मस्ती, आपको अगर अच्छा लगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, मैं कभी ऐसा नहीं कहता, जस्ट मस्ती करो। ठीक है, चलिए। तो कल से कोशिश करूँगा क्लास प्लस ऐप पे अपना लेक्चर स्टार्ट हो, है ना। चलिए, और कमेंट कर दीजिए थोड़ा यूट्यूब के नीचे, अगर सेशन अच्छा लगे तो। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ बताते जाइए लोगों को भी, स्टूडेंट्स को भी। आप भी आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।